अगले एपिसोड में देखते हैं जब सेना और चुंगजे राइक के घर जाते हैं तब सिक्योरिटी गार्ड बोलता है राइक तो यहाँ आया ही नहीं। बाहर निकलते ही सेना को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है जो बताते हैं कि राइक पुलिस स्टेशन में है। सेना और चुंगजे दोनों भागकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और देखते हैं कि राइक अंदर सोफे पे लेटा हुआ था। पुलिस पूछता है मेंग से कि तुम कौन हो, तो सेना कहती है कि मैं इसकी लॉयर हूँ। पुलिस वाला बताता है कि उसने राइक से कहा था कि तुम अपने घर चले जाओ, पर राइक कहता है कि मुझे अपने घर नहीं जाना, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। चुंगजे राइक को अपने पीठ पर उठाकर सेना के घर ले जाता है क्योंकि राइक अपने घर नहीं जाना चाहता था और मोटेल में उसके जानने वाले मिल जाएंगे, इसलिए वो राइक को सेना के घर ले जाते हैं। चुंगजे के जाने के बाद वो राइक को देखती है जो उसके बेड पर सोया हुआ था। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि राइक उसके घर में है। तभी उसकी नजर बेड के साइड राइक के स्टिकर पर पड़ती है। वो स्टिकर निकाल कर जा रही थी तभी राइक की नींद में बोलने लगता है। सेना उसके पास आकर बैठ जाती है और उसके फेस को टच करती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं राइक की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को किसी के घर में देखता है। वो उठकर बाहर जाता है। बाहर सेना उसका वेलकम करती है पर राइक उसके हाथ में चाकू देखकर डर जाता है। चाकू लेकर पास आती है और रात वाली बात बताती है कि वो बेहोश हो गया था और पुलिस ने सेना को फोन किया था। राइक उठकर भागने लगता है। तभी सेना उसको एक समन लेटर दिखाती है कि अगर वो भागा तो उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट मिल सकता है। राइक उसकी बात इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इधर ब्योंगयन और नामसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि किसी ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से चाकू मारा है। नामसिक कहता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई नशे में चाकू मार सके। डॉक्टर मना कर देता है। अगले सीन में जब सेना राइक के मैनेजर से मिलने जाती है देखती है बाहर उसके फैंस उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। उसका मैनेजर कहता है अब तो ये रोज का हो गया है। सेना जांग हांग-गून के बारे में मन में सोचती है कि वो गोल्ड बॉयज का मैनेजर है और बहुत टाइम से ही उनके साथ रहता है और लोग उसे इसलिए जानते हैं क्योंकि वो फैंस पे चिल्ला दिया करता था कि भागो यहाँ से और कोई काम धंधा नहीं है। वो कहती है पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, उसे कितनी मुश्किल से ढूंढी है। फिर वो घर में काम करने वाली मेड के बारे में पूछती है कि सिर्फ उसके पास ही उस जगह का की कार्ड था, हो सकता है उसने कभी की कार्ड गुमा दिया हो। पर मैनेजर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो लगभग 10 साल से काम करते आ रही है, जिसकी वजह से राइक भी उस पर भरोसा करता है। फिर सेना राइक के बॉस सीईओ बोसांग से मिलती है। सेना तो सबको पहले से ही जानती है। वो मन ही मन उसे बहुत गाली देती है कि इसने उसके आइडल को और बाकी गोल्ड बॉयज को भी चैन से सांस नहीं लेने देता था। फिर वो कहता है कि रूमर्स है कि हमने राइक का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, ये बस बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए है। सेना पूछताछ करती है जब ये कांड हुआ था तो उस दिन वो सबके साथ ही था ना, तो बोसांग कहता है हाँ। फिर जब सेना राइक और वू सेयोंग के लड़ाई झगड़े के बारे में पूछती है तो कहता है कि वो लड़ाई कभी नहीं किए। तभी गोल्ड बॉयज के सारे मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं जिन्हें देखकर मेंग सेना अंदर ही अंदर नाचने लगती है। अरे मोरी मैया, सारे मेंबर्स उसके सामने। पर फिर अपने काम पर कंसंट्रेट करती है। उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है कि मर्डर से एक दिन पहले क्या हुआ था जब सारे मिले थे। जेही कहता है कुछ खास नहीं हुआ। फिर जब सेना उनसे राइक के साथ उनका रिलेशन कैसा चल रहा था वो पूछती है तब जेही थोड़े गुस्से में कहता है कुछ भी नहीं हुआ। जेही कहता है मुझे पता है तुम कैसी लॉयर हो, तुम सिर्फ क्रिमिनल्स का केस लड़के उन्हें आजाद करवा देती हो, भाग जाओ यहाँ से। माहौल पूरा गर्म हो जाता है। जेही गुस्से में कॉन्सर्ट में हुए लड़ाई की बात बताता है। सेना को समझ आता है कि वो रूमर सच था। जेही गुस्से में कहता है कि तुम उसे नहीं बचा सकती। वो वू सेयोंग के साथ बहस वाली वीडियो का क्लिप दिखाता है। जब वो अपनी कार में होती है वो एक पॉडकास्ट सुनती है जिसमें राइक की माँ राइक को मर्डरर बोलती है। राइक की माँ पैसों के लिए ये सब बोल रही थी, वो पूरी झूठ बोलती है। यहाँ बोसांग फोन पे चिल्ला रहा होता है कि राइक वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट क्यों किया। बोसांग कहता है कि पहले ये बताओ उस दिन वू सेयोंग और तुम्हारे बीच क्या हुआ। राइक कहता है अगर मैं बताऊंगा क्या तुम यकीन करोगे। बोसांग कहता है वो तुम्हारी बनाई हुई स्टोरी पर डिपेंड करेगा। राइक चिल्ला के कहता है वू सेयोंग मर गया और तुम्हें सिर्फ अपने पैसों की पड़ी हुई है, क्या तुम्हारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। बोसांग कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इनोसेंट कौन साबित करेगा। एक और तुम्हारी माँ तुम्हारे नाम पे इतनी लोन दे चुकी है, क्या चुका पाओगे। और तो और घर और गाड़ी भी निगरानी में है। सेना राइक की मॉम से मिलती है जो कैसीनो में गैम्बलिंग कर रही थी। वो भी सोचती होगी कैसी औरत है ये। दोनों एक कैफे में बैठे थे। राइक की मॉम कहती है उसे उसका फोन नंबर कैसे मिला। सेना कहती है उसे इंटरव्यू से मिला था। राइक की माँ कहती है वो मेरा बेटा है, मुझे भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। सेना कहती है कि उसे कोई फाल्स इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहिए। पर राइक की माँ कहती है राइक को उसने सब कुछ दिया पर बदले में उसने सिर्फ धोखा दिया। वो कहती है सेना उसे कितना पैसा देगी क्योंकि सच हमेशा पैसों में बिक जाता है। सेना कहती है कि तुमने ये सब पैसों के लिए किया, तुमने राइक का पहला एल्बम नहीं सुना है। अगर सुना होता तो तुम्हें पता होता कि उसका बचपन कैसा बीता है, वो कितना अकेला था, वो दूसरों को होप देता था।
बाहर निकलते ही सेना को चुंगजे का कॉल आता है कि राइक फिर से भाग गया है। मेंग कहती है क्या करते हो तुमसे एक आदमी नहीं संभाला जाता, तुम क्या डिटेक्टिव बनोगे। राइक एक ब्रिज से जा रहा होता है, कुछ लड़के उसे देखते हैं, एक लड़का पहचान जाता है और बाकियों को बताता है। वो सब उसके जूते देखते हैं और उसके जूते लेना चाहते हैं, पर पता नहीं था कि जूते लेने की जगह जूते खाने वाला काम कर रहे हैं। वो सब राइक का पीछा करते हैं। एक तरफ राइक जिसको टिनिटस होने लगा, बार बार उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लड़के उससे उसका जूता मांगते हैं। राइक कहता है पता नहीं था तुम जैसे कचरे भी सांस लेते हैं। तो सब बोलते हैं कि मरना चाहता है क्या। राइक कहता है हाँ मैं मरना चाहता हूँ, मेरी मदद करो, मार दो मुझे। एक लड़का उसकी वीडियो बनाने लगता है। जब राइक उसका फोन फेंक देता है वो सारे मिलकर उसे मारने लगते हैं। सेना और चुंगजे राइक की लोकेशन ट्रैक कर वहाँ पहुँच जाते हैं। सेना कहती है चुंगजे अब तू देख, तेरी सैलरी का 20% तो कटा। चुंगजे कहता है उसका भागना मेरी गलती कैसे हुई। सेना दिखती है कुछ लड़के राइक का जूता लेकर वहाँ से जा रहे थे। सेना रोक कर कहती है क्या मैं जान सकती हूँ ये शूज किसके हैं। एक लड़का कहता है ये शूज मेरा है। वो लड़का कहता है क्या मेरे साथ हैंग आउट करना चाहती हो। पीछे से चुंगजे उसकी कान पकड़ता है और बोलता है कि तेरे जीजा का जूता चुराई चल रहा है। फिर क्या जबरदस्त लड़ाई होती है। वो लड़के जूता चुराने गए थे पर अब चुंगजे से जूते खाने लगे। मेंग उनसे राइक का पता पूछती है। सेना राइक के जूते लेकर राइक के पास जाती है। राइक को टिनिटस की वजह से उसका सिर दर्द करने लगता है। मेंग कहती है हमें तुम्हारे दोस्त को इंसाफ दिलाना ही होगा। एक तरफ हाईजू अपने फोन में राइक की अपनी फोटो देखती है, फिर उसकी नजर ब्योंगयून के प्रोफाइल पे पड़ती है। एक तरफ ब्योंगयून अपने फादर को ये केस बताता है। उसका फादर कहता है ये केस सिंपल है, एक इंसान दूसरे को मार देता है, इसे इतना कॉम्प्लिकेट मत बनाओ। और जाते वक्त कहता है कि मेंग सेना वही है ना जो तुम्हारे साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी, उसने तुम्हें पहले ही केस में तुम्हें हरा दिया। ब्योंगयून को याद आता है मेंग सेना वही लड़की है जिसे वो बुली किया करता था। राइक और सेना दोनों सेना के घर पे होते हैं। वो अपनी माँ के बारे में बताता है। वो अपना पास्ट बताता है कि बचपन में उसकी माँ बार में गाती थी, फिर उसने भी स्टेज पे गाना शुरू कर दिया। तभी बोसांग उसे वहाँ देखता है और अपने साथ ले जाता है। उसकी माँ उसे पैसों के लिए बोसांग के साथ भेज देती है। जब वो बड़ा हुआ एक लड़का जो कि बोसेयोंग हमेशा उसके साथ रहता था, वो उसका अच्छा दोस्त बन गया था। फिर दोनों साथ साथ गोल्ड बॉयज में सक्सेस हासिल किए। प्रेजेंट में बताता है कि उस दिन दोनों ने ड्रिंक किया हुआ था और दोनों हंसते और बात कर रहे थे। जब सेना राइक को एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो वूसियोंग से बहस कर रहा था, तो राइक कहता है कि उसे ये वीडियो कहाँ से मिली। मेंग कहती है वीडियो कहाँ से मिली वो मैटर नहीं करता है, पर तुम दोनों के बीच उस दिन क्या हुआ था, तुम लड़ने क्यों लगे। राइक कहता है हम लड़ नहीं रहे थे, हम सिर्फ बात कर रहे थे। सेना उसे देखती है, वो चेक कर रही थी कि वो झूठ बोल रहा है या सच। राइक कहता है मेरा घर सीज कर लिया गया है और मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं अब यहीं रहूंगा। राइक कहता है तुमने ही कहा था मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। मेंग हैरान होती है। इधर ब्योंगयून मेंग सेना का प्रोफाइल देखता है और कहता है सेना कितनी बदल गई है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है दो राइक को समन भेजो। तभी वहाँ प्रोसिक्यूटर किम आता है और कहता है मेरी सिस्टर इन लॉ आपसे मिलना चाहती है, वो बहुत सुंदर है, एक बार मिल लो। ब्योंगयून मना कर देता है। तभी वहाँ हाईजू आती है जो प्रोसिक्यूटर किम की सिस्टर इन लॉ है। अब हाईजू और ब्योंगयून दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। हाईजू कहती है राइक ने मर्डर नहीं किया है, पर ब्योंगयून कहता है वो कल्प्रिट है। एक तरफ राइक वूसियोंग के फ्यूनरल में जाने के लिए रेडी होता है पर कहता है मैं ये नहीं कर सकता। सेना समझाती है तुम्हें वूसियोंग के फ्यूनरल में जाना ही होगा, नहीं तो लोग तुम्हें गलत समझेंगे। जब दोनों फ्यूनरल में जाते हैं मीडिया उन्हें घेर लेती है। फिर दोनों चर्च के अंदर जाते हैं, वूसियोंग का फ्यूनरल रिचुअल पूरा करते हैं। चर्च से बाहर निकलकर राइक मीडिया में कहता है कि वो वूसियोंग का इकलौता दोस्त था, वो उसके मर्डर को कुछ भी करके ढूंढ निकालेगा। यहाँ पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव्स राइक की डैश कैम वीडियो देखते हैं जहाँ वो एक इंसान से मिलता है। इधर प्रोसिक्यूटर ब्योंगयून अपने ऑफिस में सेना और राइक को कितनी देर से बिठाया हुआ था। सेना मन में ही कहती है कि क्या बकवास आदमी है, कितने देर से बुला के इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रहा। वो कहती है तुम बिजी लगते हो, हम बाद में आएंगे। ब्योंगयून कहता है तुम जानी पहचानी लगती हो। सेना कहती है मैं पर्सनल क्वेश्चन की आंसर नहीं दूंगी। वो दोनों को राइक की वीडियो दिखाता है जिसमें राइक कन्वीनियंस स्टोर से खाली हाथ निकलता है। ब्योंगयून कहता है जब राइक का घर 20 मिनट की दूरी पर है तो उसे 40 मिनट कैसे लगा। राइक जब बाहर जाता है सेना भागकर उसे रोकती है और कहती है कि मैंने कहा था मुझे सच बताओ। राइक कहता है मैं भूल गया था, पर सेना कहती है कि तुम भूले नहीं थे। राइक बाहर भाग जाता है। इधर नामसिक एक पेन ड्राइव लेकर ब्योंगयून के पास पहुंचता है और कहता है उस रात राइक जिस इंसान से मिला था वो हाईजू थी। सेना राइक को रोककर कहती है कि तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हारी गर्दन लाल हो जाती है और आंखें डार्क हो जाती हैं। राइक कहता है ये सब तुम्हें कैसे पता, ये तो सिर्फ मेरे करीबी लोगों को पता है। मेंग जैसे जाने वाली होती है एक मोटरसाइकिल आ जाता है और राइक सेना का हाथ पकड़कर अपने पास अपनी बाहों में पकड़ लेता है। तभी वहाँ आईजू आती है और राइक को गले लगा लेती है। यहाँ नामसिक ब्योंगयून से कहता है कि जिससे राइक उस दिन मिलता है वो उसे मारना चाहती है।